हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्यारी सी मुस्कान में। मैं हूँ सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। पंजाबी में एक बहुत फेमस गाना है, आप सबने जरूर सुना होगा, दिल होना चाहिदा जवान उम्रा च की रखिया है। राज, तुमने सुना है ये गाना? एब्सोल्युटली सुना है, बहुत मोटिवेट करता है ये गाना। तो ये गाने के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी छुपा हुआ है कि एज इज जस्ट अ नंबर। ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट यू नो, बहुत ये जो इन्फॉर्मेशन जो निकला है ना आज की, ये गूगल पे, यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन की बाढ़ ऐसी आ रही है। आप सभी को हम हर तरह से, आज यूट्यूब के मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। एक तरफ आता है कि ओल्ड एज है, इन चीज़ों को मत करो बिकॉज आपको डीजनरेशन हो रहा है, बोन डेंसिटी कम हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, लोगों को अल्जाइमर हो गया है, लोगों को डिमेंशिया प्रॉब्लम्स हो गए हैं। और फिर एक तरफ आता है कि ओल्ड एज के अंदर भी इन्होंने प्रूव किया है कि यूथ से बेटर हैं बॉडी बिल्डिंग। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, करियर स्टार्ट कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, अवार्ड्स जीत रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं। डांसर मैंने देखे 80 की एज में बहुत अच्छे डांस कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या एज एक नंबर है या देयर इज सम फिजिकल लिमिटेशन, इमोशनल, मेंटल लिमिटेशन, कॉग्निटिव लिमिटेशन। तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे हमारे शो के जरिए, क्योंकि आज का टॉपिक है एज इज जस्ट अ नंबर। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स वेलकम आवर एक्सपर्ट्स। मेरे लेफ्ट में है डॉक्टर स्वपन गुप्ता, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और स्पिरिचुअल एक्सपर्ट भी। नमस्कार। एंड वी ऑल्सो हैव इंदु चौहान जी, जो कि बायोडायनेमिक फार्मर है। कहते हैं फार्मिंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे टू स्टे यंग। So let's know a little more from her. हमारे साथ है आज अंजलि अरोड़ा जी। शी इज अ फेमस टीवी एक्ट्रेस। वेलकम मैम। थैंक यू। हमारे साथ हैं आज मृणालिनी पाटिल जी। शी इज अ फिल्म डायरेक्टर। वेलकम मैम। तो चलिए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक छोटी सी वीडियो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड। जीवन के विविध पड़ावों से गुजरते बढ़ती उम्र के साथ एक व्यक्ति अनुभव के अनमोल खजाने को प्राप्त करता है। परंतु देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों के उत्साह व जुनून में कमी आ जाती है। हालांकि उत्साह और जुनून का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। उम्र बस एक संख्या मात्र है जो हमारी जैविक यात्रा को प्रदर्शित करती है। जोश व जज्बे का इससे कोई सरोकार नहीं है। कार्य के प्रति जोश व जज्बा हमारी मानसिक मजबूती व सकारात्मक दृष्टिकोण से तय होते हैं। उत्साह व जुनून की कोई उम्र नहीं होती। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उम्र को ठेंगा दिखाते हुए लोगों ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। कई व्यक्तियों ने तो सेवानिवृत्त होने के बाद एक नए जोश के साथ अपनी नई पारी की सफल शुरुआत की है। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की दादियां हैं, जो उम्र को एक संख्या मात्र घोषित करते हुए निरंतर विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना अमूल्य योगदान कर रही हैं। जोश और जज्बा साधारणतः युवाओं का गुण माना जाता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने शारीरिक व मानसिक संचेतना के प्रति कुछ लापरवाह हो जाते हैं। अपने निजी शौक व सरोकारों की ये उपेक्षा जीवन के प्रति उत्साह को कम कर देती है। जीवन में जोश व जज्बा बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का होना जरूरी है। राजयोग मेडिटेशन से ये सकारात्मक चिंतन व दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलती है। एज इज अ नंबर, उस पर रिसर्च टीम ने क्या कहा, मैंने अपना कंफ्यूजन शेयर किया आपके साथ कि ये सच है या ये सच है। तो हम ये क्वेश्चन ओपन रखते हैं हमारे पैनलिस्ट के लिए। कौन इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहेगा पहले? परफेक्ट, अंजलि जी का जवाब जाने से पहले हम देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें। अंजलि अरोड़ा एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस हैं। आपने दिल्ली में 5 साल दूरदर्शन के सीरियल्स जैसे एक अनार 100 बीमार और बंधन करने के बाद मुंबई प्रस्थान किया।
और सुप्रसिद्ध टीवी सीरियल शक्तिमान से आपकी पहचान बनी। 2017 में अचानक बेटे की डेथ से आप बहुत टूट गई थी, लेकिन 2018 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने पर स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन की सहायता से आपके जीवन ने बहुत अद्भुत रुख ले लिया। आप निस्वार्थ भाव से कई ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। इसके अलावा आपने कई और सोशल वर्क्स भी किए हैं और आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं। मेरे लाइफ में ये एज जो नंबर का चेंजेस कहाँ से आए, एक दिन मेरा क्योंकि बीच में लॉकडाउन वगैरह था, मेरा कुछ प्रॉब्लम आया, फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी, बैक में प्रॉब्लम हुआ, तो मेरा वज़न बढ़ते बढ़ते सीधा 15 किलो बढ़ गया। और मुझे अब बढ़ गया तो बढ़ गया रियलाइज़, लेकिन ऐसा नहीं ठीक है बढ़ गया हो गया। और उस समय शूटिंग वूटिंग भी नहीं चल रही थी, ठीक है वक्त आया ठीक कर लेंगे। एक बारी एक आदमी मिले, एक मैन जो कि अराउंड होंगे मेरे हिसाब से 50 प्लस ही थे, उनके बाल सफ़ेद थे। मुझे बोलते हैं आंटी जी आप ज़रा इधर प्लीज़। तो मैंने बोला हाँ बेटा थैंक यू बेटा। मैंने फिर सोचा कि यार ये तो मेरे से भी उम्र में बड़े लग रहे हैं और ये मुझे आंटी बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उस समय तो मैंने भी उन्हें बेटा कह दिया। फिर मैं आई घर में, शीशा देखा पूरी तरह से, मैंने बोला यार मैं तो कहीं से बूढ़ी नहीं लग रही। फिर मैंने रियलाइज़ किया यार मेरा वज़न हो सकता है ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने मुझे आंटी बोला। देन इमीडिएटली मैंने ठाना, मैंने बोला मुझे बैक का अगर प्रॉब्लम है तो मैं इसको दवाइयों से नहीं, मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगी। डॉक्टर ने बोला था कि जब तक आपका पेन ठीक ना हो वॉक मत करना, क्योंकि वॉक करने से पेन और बढ़ेगा। तो मैंने पेन किलर्स तो देखो लेने ही पड़े थे, क्योंकि उसका और कोई इलाज नहीं था, उसका सिर्फ इलाज ही फिजियोथेरेपी था, एक्सरसाइज था। तो मैंने थोड़ा सा पेन किलर्स लिए, अवॉइड किए, थोड़ा मतलब जितना परसेंटेज बोला था उससे कम लिया, धीरे धीरे वॉक शुरू की। उसके बाद फिर मैंने ढूंढा, क्योंकि मैं जब छोटी थी मतलब अपने स्कूल में आई यूज्ड टू डू डांस, मैं कथक डांस करती थी, एक पैर पे 27 चक्कर लगाती थी, जो कि बहुत ही मतलब लोग अप्रिशिएट करते थे उस समय, बहुत यूनिक सी चीज़ थी वो एक पैर पे 27 चक्कर लगाना। और दूरदर्शन पे मेरे बहुत प्रोग्राम्स आए कथक में, बहुत मेरे को प्राइजेज़ मिले। लेकिन शादी के बाद वो कथक रह गया और एक शौक़ रह गया। उसके बाद तो जैसे होता था कहीं पार्टी वार्टी में गए, धूधा अपना वेस्टर्नाइज डांस किया, वो सब रह गया। अब अचानक से वो मेरा शौक़ जागा। मैंने बोला कि वॉक कितनी कर लूँगी मैं, वॉक से मतलब आई कांट मेंटेन। तो मैंने ढूंढा और मैंने डांस क्लास ज्वाइन की, अभी 1 महीना हुआ है। और उस डांस क्लास में ज़्यादातर लड़कियां हैं, कोई 20 साल की, 22 साल की, हद से हद 25 साल की होगी, 26 की होगी, मैंने एज कभी पूछी नहीं, बट दिखने में वो बिल्कुल ही कॉलेज कोई गोइंग है या बिल्कुल ही सर्विसिंग में है, तो भी यही एज की होंगी। लेकिन जो स्टेप्स करवाते हैं वहाँ पे, जो सिखाते हैं डांस मास्टर जो हैं, वो मैं जो स्टेप्स करती हूँ मैं फटाफट कैच करती हूँ। और वो सब कहते हैं देखो मैम को देखो, मैम देखो इस एज में भी आके देखो कितनी जल्दी कैच कर रही हैं, और आप कर ही नहीं पा रहे हो 5-5 बारी 10-10 बारी सिखा के। सो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि मेरे अंदर तो वो चीज़ है ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कर नहीं पाऊंगी या क्या है। एंड एक्टिवली भी मैं, और मेरे जब से मैंने डांस करना शुरू किया मेरा पेन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि शायद वो कहीं ना ब्लॉकेज थी या जो भी था, मुझे नहीं पता साइंटिफिक रीज़न। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मुझे तो डॉक्टर्स जो बताते थे मैंने सुना, और बहुत धक्के भी खाए, बहुत आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नसों वालों के पास, वैद्य के पास, क्या क्या दवाइयाँ नहीं ली, क्या क्या नहीं किया, और वो अपने आप ही डांस से मेरा ठीक हो गया। और फ़र्क भी पड़ रहा है धीरे धीरे, मुझे थोड़ा थोड़ा स्लोली फ़र्क पड़ेगा। और आने वाले टाइम में शायद मुझे बहुत लगता है कि मैं पहले जैसा हो जाऊँगी। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी दिमाग में सोच है कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं या हमारी एज ऐसी होती जा रही है। तो हमारे बॉम्बे में थे तो हमारे एक प्रोड्यूसर थे, अभी वो नहीं हैं, तो उनकी एज काफ़ी थी, बट ही वॉज वेरी लाइवली। हमें ना यंग लोगों की कंपनी नहीं अच्छी लगती थी, यंग इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे जो आज की जनरेशन है, बट वो इतने लाइवली थे, हम उनके साथ बैठना पसंद करते थे, क्योंकि उनकी बातें और उनकी जो भी जोक्स या उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो हमें इतना अट्रैक्ट करता था। तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता लाइक आप एज, क्योंकि अब देखिए जितने यंग लोग भी, बच्चे भी थे एज के हिसाब से, वो भी उनके साथ आके बैठे हैं, क्योंकि उनकी बातें इतनी अट्रैक्टिव होती थी। सो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को लाइवली बनाना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डलनेस है ना, डलनेस ही हमें बीमार करती है और डलनेस ही हमें बुढ़ापा मतलब महसूस करवाती है। वंस यू विल बिकम लाइवली अपनी बातों से, अपनी सोच से, तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी पे असर करेंगी और हम उस एज जो कहते हैं ना कि वो वाकई में ये सच्चाई हो जाएगी कि एज इज जस्ट अ नंबर। राइट, वेरी वेल सेड अंजलि जी। छोटी बहन ने बहुत अच्छा कहा। छोटी बहन, आप कॉलेज बंक करके आई हैं आप यहाँ? मैं ये समझ रही हूँ कि हमारे सबके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि यंग होना ही अच्छा है, यू नो। तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि वी आर गेटिंग ओल्ड। और जब कोई हमारी एज भी पूछता है तो हम कम बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अभी 40 की नहीं हूँ, मैं अभी इतनी हूँ, डोंट आस्क मी दीज क्वेश्चंस, यू नो। ये एक माइंडसेट बना हुआ है। यहाँ पर मैं डॉक्टर स्वपन आपके पास आना चाहूँगी कि ये माइंडसेट जो हमको ब्लॉक करता है, क्या ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जब एज हमारी आती है, जब हम 35 प्लस हो जाते हैं या 40 प्लस या 50 प्लस हो जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ जाती है, एनर्जी डाउन हो जाती है, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं अपनी एजिंग को। तो यहाँ पर क्या माइंडसेट, इसके पीछे क्या बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, इसके ऊपर आप अगर थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहें तो डॉक्टर स्वपन जी, आपका जवाब जानने से पहले आपकी लाइफ की थोड़ी सी झलकियाँ देखते हैं। डॉक्टर स्वपन गुप्ता, आपने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से MBBS और MD किया है और GB पंत इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से न्यूरोसाइंस में DM ट्रेनिंग और वेनिस इटली से एडवांस एपिलेप्सी ट्रेनिंग की है। डॉक्टर स्वपन वर्तमान में GB पंत इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन के पीछे के विज्ञान, साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन मॉडर्न न्यूरोसाइंस, स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस पर आपका गहरा अध्ययन है। डॉक्टर स्वपन आध्यात्मिकता के पीछे के विज्ञान और ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट पर नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर एक उत्साही वक्ता हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी फेलोशिप अवार्ड, ILAE बुर्सरी अवार्ड, सन सर्वोलो बुर्सरी अवार्ड, सरोज झा बेस्ट पेपर नेशनल अवार्ड सहित कई नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा, पॉजिटिव एफर्मेशन, जैसी हमारी सोच होती है हम वैसे बनते जाते हैं। तो अगर हम अपने आप को ऑलरेडी ज़्यादा एज का समझेंगे तो हमारी एज उतनी तेज़ फास्ट होगी, और अगर हम अपने आप को कम एज का समझेंगे तो एज कम फास्ट बढ़ेगी। तो ये तो माइंड गेम है। आई फुली एग्री विद मैडम अंजलि, जो उन्होंने कहा कि जैसी सोच वैसा आप बन जाएंगे। तो चाहे 55 के हो, लेकिन हो आप बचपन में। वाओ, गुड, वेल सेड। दूसरा फैक्टर इसमें ये काम करता है कि जब हम अपने आप को एक एज के बियॉन्ड समझ लेते हैं तो हमारे अंदर की वो एनर्जी जितनी होती है वो और कम हो जाती है। उसका कारण क्या है कि हमारे माइंड में बैठ जाता है कि अब तो हमारी लाइफ में सब कुछ हो चुका है, सेटल हो गया है, सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो वो न्यूनेस, इनोवेटिवनेस कम हो जाती है, और उससे हमारे ब्रेन में एक जो हार्मोन होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं, वो कम हो जाता है। डोपामिन बहुत ज़रूरी है वो लाइवलीनेस के लिए। ट्रू। वो जो ज़िंदगी में एक उत्साह है, उमंग है, डोपामिन को कहते हैं, इसलिए हैप्पी हार्मोन कहते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन क्या करता है, हमें न केवल एक हैप्पी रखता है, ये हमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है, हमारी मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे राज सिंह जी ने बताया कि आज डिमेंशिया के केसेस बढ़ रहे हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस केसेस बढ़ रहे हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, आप देखो कहते हैं 60 तो मतलब सठियाना। लेकिन आज हम देखते हैं ऐसे केसेस भी हैं जो 80 साल में, 90 साल में बहुत एक्टिव हैं, उनका मेमोरी बहुत शार्प है, और कुछ लोगों का मेमोरी डाउन हो जाता है। ट्रू। तो डोपामिन जो है वो क्या करता है, वो हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी भी रखता है अमिगडाला पे एक्शन करके, और वो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस, इंटेलिजेंस और मेमोरी को भी अच्छा रखता है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर एक्शन करके। तो इसलिए डोपामिन तो बहुत ज़रूरी है, और डोपामिन रिलीज ही तब होता है जब हम कोई नई एक्टिविटी लेते हैं। तो जैसे अंजलि जी ने अपने लाइफ में लिया, एक पैशन को परस्यू किया,
मृणालिनी जी, हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि डोपामाइन फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, खुशी से जीते हैं, एंथुजियाज्म पैशन के साथ जीते हैं, तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी होती है, हमारी इमोशनल एबिलिटी बेटर होती है। तो लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी हमें कहती है कि इस एज के बाद ये चीज़ें नहीं कर सकते, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोग म्यूजिक सीखते हैं, वो ठीक है, लेकिन काफी लोग मतलब अपने पैशन को डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। पर्टिकुलर एज के बाद वो गिव अप कर देते हैं। ये उम्र में ज्यादा कूदोगी तो घुटने बैठ जाएंगे, अभी सीढ़ी मत चढ़ो, बहुत चढ़ लिया, ये मत चलाओ, वो मत चलाओ, दौड़ो मत। तो कोई एक तरीका है जिससे अपना पैशन वापस से इमर्ज करके उस पर जिया जा सके, उसी एंथुसियाज्म के साथ, जिससे हमारा डोपामाइन रिलीज हो। मृणालिनी जी, आपका जवाब जानने से पहले हम देखते हैं आपके आज तक की यहाँ तक की यात्रा। डॉक्टर मृणालिनी पाटिल, आप एक रेनाउंड एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर, सोशल वर्कर और फिल्म निर्देशिका हैं। आपने गुलजार साहब जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर अनेक टीवी सीरियल, प्लेस एवं फिल्म्स का निर्माण किया। आपकी पहली फिल्म कहर के लीड एक्टर को जी अवार्ड्स में नॉमिनी बेस्ट डेब्यूट और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक विशेष डायरेक्टर के रूप में पहचान दी है। आपके द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म धुआं राष्ट्रपति भवन में दिखाई गई थी और माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने भी आपका अभिनंदन कर सम्मानित किया। मृणालिनी जी एक सफल डॉक्टर हैं जो डायबिटीज, रिवर्सल, वेट लॉस और ऐसे कई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। अभी तक की आपकी लाइफ जर्नी विशेष महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के साथ जवाब दूंगी, और मुझे पता है जहाँ चाह वहाँ राह। ये जो रीति रिवाज होते हैं, जो आप कहते हैं कि सोशल नॉर्म्स को, मैं जो रीति रिवाज, जो रूढ़ी परंपरा, उसको समय के साथ साथ बदलना चाहिए। और हम कहीं ना कहीं वो मेंटल संस्कारों में फंस जाते हैं, क्योंकि हम फंसना चाहते हैं, आप उड़ना ही नहीं चाहते हो। एग्जाम्पल मैं एक दूंगी कि मैं जिस शहर से बिलोंग करती हूँ, उसका एक और छोटा सा तालुका लेवल का गांव है, जहाँ के छोटे से गांव लेवल के पत्रकार है। ही 60, तो रिटायर हो जाओ, डायबिटीज़ हो गई, ये हो गई। तो मैं जो न्यूट्रिशन अभी एडवाइस दे रही हूँ पिछले लॉकडाउन से, मैंने कहा नहीं आप ये करिए। वो बंदे ने जो भी वहाँ है ज्वाइन करके 4 महीने में ना ही वो डायबिटीज़ फ्री हुए, वो अभी हिमालय पर जाके आए हैं। नासिक ट्रेनिंग, यहाँ ही इज अ 60-year-old मैन, जिसमें डेली रूटीन करने की भी शक्ति नहीं थी, बिकॉज डायबिटीज सक्स आउट, इट गेट स्टार्टेड, वो डिपॉजिट होने लग जाती पूरे बॉडी में। और आज उसने बंदा पहले शहर में घूमता रहा, फिर मैंने अचानक देखा नासिक आ रही, मैंने बोला इसे चलने, बोले उड़ ही गया, मतलब। तो दिस इज द एक्सपीरियंस। पर मैंने एक थोड़ा इग्निशन दिया, पर उनकी चाहत, मैंने बोला अरे आप भी ऐसे रह सकते हो। और फिर ऊंचाइयां फिल्म आई, वो और इम्प्रेस हो गए, उन्होंने कहा मैं तो हिमालय जाऊंगा। और हो आए। तो वो ही है जो हमें बार बार बचपन से सुनते हैं बड़े बूढ़ों का। हम एजुकेटेड लोग हैं। जब मैं स्पिरिचुअल बातें और ये सब करती थी कि नहीं मेरे लिए सब धर्म समान है, एक जैसे है, तो आई वॉज इन माई 20s, और उनको लगता था कि अभी तेरा गृहस्थ करने की टाइम है, तो क्या बातें कर रही है, मतलब ये तो बुढ़ापे में स्पिरिचुअल होना, ये भी एक रूढ़ी, ये भी एक मान्यता बनी हुई है। तो अभी तो बच्चों को जरूरत है स्पिरिचुअल होने की। क्यों? वही एंथुसियाज्म और पैशन बरकरार रखने के लिए जो हमसे सवाल किया जा रहा है कि नहीं होता। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ है 3-4 हार्मोन्स का खेल जो एजिंग की वजह से होता है, तो वो हैबिट्स आपकी बचपन से ठीक रहेंगी तो वो बरकरार रहेगी। हम जिस बचपन से आ रहे हैं, टीवी नहीं था, गैजेट नहीं थे, हम सुखी रहे, हम ग्राउंड्स में खेलते रहे, मिट्टी से जुड़े रहे, पेड़ों से गिरते रहे। तो बचपन में जो संस्कार हुए ना, वो थे हार्ड वर्क, हैबिट, डिसिप्लिन। कंक्रीट जंगल में मुश्किल हो रहा है तो माँ बाप को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। आप कैसे अपने आप को इतना एंथुसियास्टिक और इतना पैशनेट रखती हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। तो जैसे मैं हंसती खेलती दिख रही हूँ ना,
तो लास्ट ईयर, अ ईयर बैक इन फरवरी, आई लॉस्ट माई हस्बैंड। ओके। मेरी डॉटर का जन्मदिन हुआ 21वां और एक हफ्ते के बाद ही पास्ड अवे। ही वाज जस्ट 51 years old, had no illnesses at all and had a massive heart attack and was detected COVID positive. Oh, okay. So we had no chance. Being a doctor भी मेरे पास मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी उस समय, क्योंकि ना हार्ट ऑक्सीजन पंप कर रहा था और पोस्ट कोविड लंग कोलैप्स हो गए थे। तो एक गिल्ट भी होता है, सर्वाइवर्स गिल्ट भी होता है कि शायद हम कुछ कर सकते थे, हमने कुछ ना, हम अपने आप को भगवान समझते हैं। तो ये करते करते खुद से लड़ाई, खुद से झगड़ा करते करते 4-5 महीने। लेकिन मैंने अपने मेडिटेशन के अलावा मैंने ये नेचर वॉक, ये घास पे चलना, इसको बोलते हैं रूट चक्र की ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। जब आपका मन रेस्टलेस हो जाता है, आप कहीं ठहर नहीं पाता है मन, तो बोलते हैं ना कि नंगे पैर चलो। तो ये प्राइमरी चीज़ें मैंने रोज़ अपने लिए की, क्योंकि मेरे सामने मेरी छोटी सी बच्ची का चेहरा है, तो पर्पस अभी भी है सामने। तो क्योंकि एक माँ कभी रिटायर नहीं होती। वेरी वेल। अभी मृणालिनी अगले पड़ाव की तरफ, और वो अगला पड़ाव मुझे लगा कि अब तुमको देना ही देना है सबको। वैसे भी माँ पत्नी, हमारा रोल कहीं ना कहीं देने का होता है। और अभी मेरी मदर 75 की होने वाली है, इधर बेटी है, तो मैंने कहा योर पर्पस इज नॉट लॉस्ट। और मैं शुरू से ये बिलीव करती हूँ, स्टोरी टेलर भी हूँ, तो मैं हमेशा जानती हूँ कि जो समाज ने किसी हद तक, किसी उम्र तक हमें दिया है ग्लैमर, सक्सेस, अब हमें वो लौटाना है उनको। अब मेरा उद्देश्य वही है कि वी डोंट नीड सक्सेसफुल पीपल राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड, वी नीड हीलर्स, एंड दैट्स माय नेक्स्ट जर्नी। इसलिए मैं खुश हूँ। So that purpose is like keeping you young. Yes. तो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं में सिखाता है कि एक्सेप्टेंस, और ये चीज एक नई जर्नी है, ये अंत नहीं है, एक नई जर्नी की शुरुआत है। तो अपने आप को अगर हम बचपन से, जैसा आपने कहा, हम बुढ़ापे में नहीं लाके बचपन में अगर अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, तो ये चीज हमें रोकेगी नहीं, हमें अपने पैशन की ओर बढ़ाती रहेगी। लेकिन यहीं पे हम आएंगे हमारी बायोडायनामिक एक्सपर्ट इंदु जी के पास, क्योंकि मृणालिनी जी कहा पेड़, नेचर से कनेक्शन, आप इसमें एक्सपर्ट हैं। इंदु जी कि आप प्रैक्टिकली वो जी रही हैं, और आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा चूंकि आप इसमें हैं, बायोडायनामिक फार्मिंग में हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? बट इससे पहले आप जवाब दें इंदु जी, हम जानेंगे आपके बारे में कुछ बातें। इंदु जी एक बायोडायनामिक फार्मर, इनोडाई वॉलरोफ स्कूल मुंबई के फाउंडर, ट्रस्टी और टीचर हैं। आपका जीवन मदर नेचर के प्रिजर्वेशन और बच्चों के साथ काम करने के बारे में रहा है। आपको कई प्रकार की खेती जैसे पर्माकल्चर, नेचुरल फार्मिंग की सेल्फ लर्निंग के थ्रू अच्छी समझ है। आप स्कूल्स में टीचर्स का भी मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देकर ताकि वो अपने छात्रों की और अच्छे से मदद कर सकें। इंदु जी का मानना है कि अपने डेली रूटीन में सही खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, नो मेडिसिन्स और कॉन्शियस लिविंग, ये वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। बाय अ लॉन्ग जर्नी, मेरे फादर और एंसेस्टर्स सब एग्रीकल्चर में ही रहे हैं। हम लोग इंडियन फार्मर्स रहे हैं, डैड शुगर केन में थे। तो मैं जहाँ पे भी मेरा चाइल्डहुड रहा है, हमेशा ओपन लैंड में रहा है। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, एवरेज, लेकिन मैंने इतना पेड़ चढ़े हैं, मिट्टी में खेली हूँ, गन्ने के खेतों में गए हैं, वहीं से तोड़े हैं, वहीं से खाए हैं। सो हरियाणा में, देन वी वेंट टू केन्या एंड देन बैक। सो मुझे लगता है कि अपब्रिंगिंग की वजह से लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम टू मी देयर। एंड डैड एक चीज़ बोलते थे कि हमारी जो फिजिकलिटी है, जो शरीर है, इज़ लाइक अ टेम्पल, इसको इतना संजो के, इतना लाड से, इतना रिस्पेक्ट से हमें ट्रीट करना चाहिए। एंड दैट्स फॉर एवरी बीइंग। नेचुरल बीइंग्स क्या होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स और नेचर जो है, उनका नेचुरल फिनोमेना है ये सब कर लेना। लेकिन ह्यूमंस अपने शरीर को बहुत मिसट्रीट करते हैं। एक फेज होता है बचपन से लेके जवानी, जब तक आप एक एज तक आते हैं, तब तक यू डोंट इवन नो यू फ्लाइट दैट टाइम ऑफ लाइफ, तो ये सब समझ नहीं आता। अब एक एज के बाद में एक्चुअली आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आप इसको समझने लगते हैं। तब आपकी कॉन्शियसनेस आती है कि खाना सही था कि नहीं,
लाइक यू सेड स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. एंड फिजिकल बॉडी इज अ वेसल विच कैरीज एन graceful mind which accepts the age and then how you treat that age. It's not that hum buddhe ho gaye, hum ye ho gaye. No, that's not the way it goes. I think we should be carrying a physical body with a graceful mind and heart. That's how it flows. You take it as it comes to you gracefully. It's not अब हम बुढ़ा गए. नहीं, अब मेरी तो टेक्निकली थर्ड इनिंग चल रही है. ओके, इनिंग्स चलती हैं लाइफ में, और लेडीज़ की तो चलती हैं. शादी होती है, एक इनिंग होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर दूसरी होती है, यू नो, फिर एज हो गई है, अब बच्चे बड़े हो गए तो थर्ड इनिंग चल रही है. तो इनिंग्स चलती रहती हैं एंड वी नेवर एज. आई डोंट अग्री विद दैट. So yeah, that's one of the ways. But connecting to nature as child and then coming there, no, it makes a lot of difference. और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में ये एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, कनेक्शन टू नेचर लाना पड़ेगा. नहीं तो हेल्थ विल बिकम अ बिग इशू फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. नाउ हम प्रीवियस जनरेशन से, अब प्रेजेंट चिल्ड्रन हमारे साथ कंपटीशन में आई थिंक दे आर बैकिंग ऑफ. Right. Which is not a very good scene. स्ट्रॉन्गनेस थी, अभी सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है. मेरी ग्रैंडमदर 103 के आसपास थी एंड लास्ट डे तक शी वाज वॉकिंग द फार्म, और वो देख के आती थी कटहल पकना है, नो आम ये फलाना दाल के लिए है, तो वो तब तक चल रही थी. और देन शी पास्ड ऑफ अराउंड 103 और समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज ब्रिलियंट. मतलब किसी के भरोसे पे नहीं थी वो. और हम होपफुली टचवुड ऐसे ही रहें, पर हमारे बच्चों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, विच इज़ नॉट फेयर. यू नो, वी हैव टू लुक इनटू दैट. तो अर्थ इज मदर अर्थ, यू नो, एंड हमारा उसके प्रति जो लाड है वो फिजल आउट हो रहा है. दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक इनटू. डेवलपमेंट इज वन थिंग, बट कनेक्टिंग टू नेचर एंड रिवाइविंग द नेचर इज अनदर थिंग. यू नो, स्पेशली अर्थ. पौधा तभी पनपेगा जब तक धरती को हम उपजाऊ नहीं बनाएंगे, और वो हमारे हाथ जब तक उसमें नहीं जाएंगे तब तक मुश्किल है, और वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है. और पौधा कभी ओल्ड नहीं होता, इट जस्ट ब्लॉसम्स एंड ब्लॉसम्स. हाँ, कभी भी नहीं. क्या ये टेक्निकली सही है कि हम नेचर के अंदर एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप को ट्यून अप करते हैं, तो हमारी जो स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को समझने की शक्ति पैदा होती है, एंड वी कैन डाउनलोड, हमारा कनेक्शन सीधा 6G लग जाता है फटाफट. इज इट ट्रू? आज के समय में हम देखते हैं यंगस्टर्स को बहुत बर्न आउट की प्रॉब्लम है. ऑफिस जाते हैं लेकिन शाम आते आते मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ इस जॉब से. स्विच ओवर्स बहुत फास्ट हो रहे हैं. डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है. मेरा मन नहीं लगता कहीं पर, मैं बहुत उदास हूँ. क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो गया है, हमेशा थके थके रहना. आजकल पेरेंट्स को कहते हैं आप पापा पानी ला दो ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप मार्केट चले जाओ ना. ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा नेचर से जुड़ाव था वो कम होता गया. उसकी वजह से ब्रेन में भी जो गुड हार्मोन्स थे, जिसकी हम बात करते हैं, डोपामीन, सीरोटोनिन, जो मेडिटेशन से भी निकलता है, एंडोर्फिन्स, एक्सरसाइज. आज के कितने यंगस्टर्स एक्सरसाइज करते हैं. ऑक्सीटोसिन बहुत प्यारा हार्मोन है, जो लव हार्मोन भी कहते हैं. कितने बच्चे आज अपने पेरेंट्स को हग करते हैं, या अपने पार्टनर को हग करते हैं, या बच्चों को हग करते हैं. तो ये सारे ही हार्मोन्स, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स कहलाए जाते हैं. और ये हार्मोन्स हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मेमोरी के लिए और इंटेलिजेंस के लिए है, और अमिगडाला जो इमोशंस के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आप देखिए आज के टाइम में बच्चे जो हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते जा रहे हैं. थोड़ा सा कुछ कहो उनमें बर्दाश्त नहीं है. सेपरेशन के रेट्स बढ़ रहे हैं. डिमेंशिया यंग एज में आ रहा है. इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन होती जा रही है. इसके लिए हमें करना क्या है? 2 चीज़ें हैं. एक है बॉडी को हमेशा नेचर के क्लोज रखिए. गुड डाइट, एक्सरसाइज, गुड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. आप स्लीप को सेक्रीफाइस मत कीजिए. लेट पार्टिंग करना, लेट जागना, ये आपकी बॉडी पर बहुत डिट्रीमेंटल इफेक्ट डालता है, क्योंकि इससे मेलेटोनिन हार्मोन नहीं निकलता, और मेलेटोनिन हमारे बॉडी को हील करता है. और हीलिंग नहीं होगी तो आप पूरे दिन थके थके रहेंगे. लेकिन साथ साथ
जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे एक इनर कॉन्शियसनेस, जो हमने स्पिरिचुअलिटी जिसको हम कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिट का एक साइंस है, और स्पिरिट क्या है? जो हमारी कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस को जब तक हम प्योर नहीं करते, जब आप प्योर करते नहीं हैं उसको, तो वो एक अंदर डिस्टर्बेंस रहता है। तो जैसे बॉडी के लिए हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, जब तक हम स्पिरिचुअल स्टडी से उसकी क्लेंजिंग नहीं करते हैं, तो वो भी एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है। और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जितना हम नेचर के क्लोज जाते हैं, जैसे आपने शेयर किया कि जब आप नेचर के क्लोज गए, आपने रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू किया, तो मेडिटेशन में भी मन लगा, एंड वाइस वर्सा। मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनके अंदर सेरोटोनिन, जो एक हैप्पीनेस हार्मोन है, वो रिलीज होता है। और वो हैप्पी हार्मोन क्या करता है? वो हैप्पी हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज करता है, जो आपके बॉडी को फिट रखते हैं। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और ये सही बात है कि आज का जो लाइफस्टाइल है वही कारण है कि जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, बोथ मेंटल एंड फिजिकल। जैसे अब कोविड के टाइम पे हम लोग फंस गए थे हैदराबाद में, मी एंड माई किड्स, माई हस्बैंड वाज हियर, and I really went into this depression क्योंकि I am a farmer, I need to work, I need to keep moving my hands and legs, and I was like ये क्या हो गया करके। तो थोड़े दिन चला और I said enough is enough, and सुबह 5 बजे उठ के साइकिलिंग जाओ। It started very slow, 2 किलोमीटर, I started doing 20 kilometers per day, every day in the morning, and that set my day well, you know। फिर मुझे लगता था हाँ अब सांस आई है, अब दिन चल जाएगा, चाहे कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस काइंड ऑफ एन कमिंग आउट ऑफ योर डिप्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट इज डिफिकल्ट फॉर रीसेंट चिल्ड्रन, क्योंकि वो लोग नहीं, उस जो डिफिकल्टीज हमने फेस की हमारे चाइल्डहुड में, वो कंफर्ट हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं। यू नो, वो अबंडेंस हमें जो इतना नहीं मिला, हम अपने बच्चों को अबंडेंस में दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारी बातों से एक मैं क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, इसका एक सॉल्यूशन चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे, मतलब हर एक को, अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें बूढ़े होना ही है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट उस चीज़ को हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हुए, ऐसा कोई बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी अपनी शेयर करी हैं कि नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट होना चाहिए, बट एक प्रैक्टिकल वे में अगर मैं आपसे कुछ इसका सॉल्यूशन मांगूँ कि हम फील करें ही नहीं, जो हम बॉडी को देख रहे हैं, जो बाहर हमें दिख रहे हैं हमारे फ्लॉजेस, वो हमें ना दिखते हुए भी हम अपनी एजिंग को एक्सेप्ट करें, वो हम कैसे कर सकते हैं? आपके शो का टाइटल बिल्कुल एप्ट है, एज इज जस्ट अ नंबर। आप देखिए, एक गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी, हम गाड़ी मेंटेन करते हैं और जब भी गैराज में लेके जाते हैं ना, वो गाड़ी अभी 8 years old है, लेकिन गैराज पर्सन हमेशा कहते हैं कि आपकी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू लगती है, आपने क्या लास्ट ईयर खरीदी थी। और एक गाड़ी होती है 1 साल में ही ऐसी लगती है कि 10 साल पुरानी है। गाड़ी तो वही है, तो गाड़ी की एज है, इज जस्ट अ नंबर। क्या फ़र्क है दोनों में? जो गाड़ी अच्छी चल रही है उसको हमने मेंटेन किया, तो आज फिजिकल हेल्थ पर फिर भी लोग ध्यान देने लगे हैं, जिम जाते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, नेचर के पास जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैमिली इमोशंस थे, लव के, केयर के, कंपैशन के, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने के, वो कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं, वो बैक सीट ले चुका है, और ये हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। ये लाइफ एक यात्रा है, एक जर्नी है, जिसमें हम ये बॉडी लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बॉडी को जितना हम टेक केयर करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, इसको मेंटेन करेंगे। आप सब यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडीज बैठे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया? अपने इस बॉडी को मेंटेन किया, जो आज के यंगस्टर्स भी नहीं कर रहे हैं। और फिर वही यंगस्टर्स जब ओल्ड एज में एंटर करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि यंग एज में रिजर्व होता है, उस समय तो वो चीज़ चल जाती है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इस बॉडी के लिए हमेशा। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, काम ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ के बिना कौन सा काम कर पाएंगे आप? तो जैसे हम इस बॉडी का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही हमें उस सोल का, उस कॉन्शियसनेस का भी ध्यान रखना होगा। जैसे इस बॉडी के लिए नेचर की चीज़ें ज़रूरी हैं, अच्छा खाना ज़रूरी है,
अच्छा पानी ज़रूरी है, उसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है, ऐसे ही सोल के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, उसके लिए जो फूड है वो है नॉलेज और मेडिटेशन। ये हमने अपनी खुद लाइफ में ऑब्जर्व किया है। एज अ डॉक्टर हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल रहती थी, बहुत स्ट्रेसफुल थी, क्योंकि वर्क आवर्स, इमरजेंसीज, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती थी। हम बहुत जल्दी बर्नट आउट हो जाते थे। शाम तक आते आते लगता था कि बस अब कोई कॉल्स नहीं, लेकिन मजबूरी में कॉल्स लेने भी पड़ेंगे क्योंकि हमारी इमरजेंसीज रहती हैं। बट जब से हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू किया, एक मैजिक हुआ। वो क्या मैजिक हुआ? पहले हम 7 बजे उठते थे और शाम को 7 बजे तक पूरा एग्जॉस्ट हो जाते थे। अब 3:30 उठते हैं एंड टिल 10 o'clock व्हेन आई गो टू स्लीप हम पूरा एक्टिव रहते हैं। तो फटीग ये बॉडी का उतना नहीं है आज के टाइम में। हम लोग कितना, कोई पहाड़ों में जाकर पत्थर नहीं तोड़ते हैं, लेकिन मेंटल फटीग है क्योंकि हमने उसका ध्यान नहीं रखा। एक अंदर जो गाड़ी चला रहा है ना, उसका ध्यान नहीं रखा, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए मेडिटेशन यूएस में आज के समय में, जब कोविड चला तो उस समय में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट मैंडेटरी कर दिया था कि मेडिटेशन करना। अब देखिए यूएस से कितने लोग यहाँ पर मेडिटेशन सीखने आते हैं, वहाँ पर इतना पॉपुलर है योगा, मेडिटेशन, और ये हमारे कंट्री का तो इंडिजिनस है, तो हम इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन ना करें। ये सिंसियर हमारी सभी के लिए बहुत सिंसियर एडवाइस है कि आप मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, एंड देन एज विल जस्ट बी अ नंबर। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट थिंग। इनफैक्ट सच अ ब्यूटीफुल आंसर है ना। सारे जो हमारे कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए। सर्विसिंग करवाते रहें अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते रहें, और अच्छा रास्ता डॉक्टर साहब ने बताया, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एंड फिजिकल एस्पेक्ट, करेक्ट। मेडिटेशन, योग, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन साथ में ज्ञान भी जोड़ लें, सो दैट अपनी सर्विसिंग हो गई तो हम फिजिकल एस्पेक्ट को भी समझने लगेंगे एंड फिजिकल प्योरिटी से कनेक्ट हो जाएं। तो आई थिंक ये गाड़ी लंबी चलती रहेगी। हम एज के बारे में सोचें ही, बिल्कुल एज के बारे में सोचे नहीं, ये सोचे कि हमारा ड्रीम क्या है डॉक्टर साहब, ये सोचे कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी लव, एंड जस्ट कीप गोइंग इन दैट। सो मुझे लगता है कि सीरियसली एज इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि कहीं भी रहो, कैसी भी हालत में हो, आप आज की आज एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो, एक नई सोच के साथ शुरू कर सकते हो। भले वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, इमोशंस हो, रिलेशनशिप्स को अच्छा करना हो, या कुछ ऐसा करियर बनाना हो जो आप इतने टाइम से सोचते आए लेकिन कर नहीं पाए, तो अब आपके पास समय है। इट्स नेवर टू लेट, किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। जस्ट लिव ग्रेसफुली एंड एंजॉय लाइफ। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। मैं शर्मिला ओसवाल, द प्राउड डॉटर ऑफ सॉइल, मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया, मिलेट मॉम। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आज अगर कोई भी चीज़ हासिलियत की है मैंने अपने जीवन में, तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिला है। बहुत सारे रिजेक्शंस, मिलियंस बिलियंस ऑफ रिजेक्शन जब से पैदा हुई। अनवांटेड गर्ल चाइल्ड, पता ही नहीं चला बचपन से बड़ी कब हुई। तीसरी में मैंने लोकमान्य तिलक जी का एक चैप्टर था कि स्वराज यह मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं लेके रहूंगी। मैंने उस स्वराज की जगह उस शब्द को बदल के मैंने शिक्षण रख दिया था, क्योंकि मैं एक राजस्थानी परिवार से हूँ, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही कॉन्जर्वेटिव। शिक्षण के लिए बहुत लड़ना पड़ा, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। शादी के 2 साल बाद पढ़ने के लिए इंग्लैंड गई, सपना देखा था बैरिस्टर बनूंगी। किसी भी चीज का अगर आप निर्धार करो, आप दिल से अगर ठान लो कि मुझे ये जिंदगी में करना ही है, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। मैंने जीवन में 45 की उम्र में मैं MIT हार्वर्ड गई USA, वो भी फुल स्कॉलरशिप, फुल फंडिंग। 45 की उम्र में तब पहली बार एहसास हुआ कि चश्मा लगा, क्योंकि घर, बच्चे, परिवार, काम, प्रोफेशन, ये सब देखते देखते आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब बड़े हो जाते हो। पर आपके अंदर एक छोटी सी लड़की होती है, उसके बहुत सारे अरमान होते हैं। वो अरमान मेरे भी रहे हैं, बचपन से रहे। कोई भी चीज जब दिल से ठानी कि नहीं हार्वर्ड जाना ही है, वो पूरा किया। उम्र की कोई दरकार नहीं रही। एज इज जस्ट अ नंबर। तो अगर हमने कोई सपना देखा है कि जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं, तो साथियों, गर्ल्स, फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं टाइम टू टाइम अपने जीवन में रिबेल बनी, क्रांतिकारी गलत एंगल से नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव से। हर एक को जब शादी हुई, शादी के बाद आप सोचिए 2 साल बाद घूंघट के परिवार से इंग्लैंड जाना, हार्वर्ड जाना,
पर सबका मन जीता। उस मन जीतते जीतते ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हे, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े। हम महिलाओं को करना पड़ता है। हज़ारों लाखों आंधी तूफान आते हैं, पर अगर हम ठान लेते हैं तो हम ज़रूर करते हैं। पर सशर्ते हमारी मर्यादा जो है वो हमें बिल्कुल कायम रखनी है, एक माता, एक बहन। क्योंकि आज का जो ज़माना है, मुझे कहते हुए थोड़ा बुरा भी लगता है, आई डोंट केयर एटीट्यूड वाला। पर ये जो आई डोंट केयर एटीट्यूड है, ये समाज व्यवस्था को तोड़ के रख देता है। तो हमें सबको लेके चलना है, और स्पिरिचुअलिटी के एंगल से अगर हम जीवन में चलेंगे तो हमें ईश्वर कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखेगा। ब्रह्मा बाबा हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रखेगा। तो जीवन में अगर कोई भी आपने सपना देखा है तो उसे पूरे करने की आप में क्षमताएं हैं, आप में पोटेंशियल है। आप देश के किसी भी कोने में रहने दो। मैं एक बिल्कुल छोटे से गांव से, इंग्लिश मुझे शुरू हुई 10वीं से, दिस इज़ गोपाल, दैट इज़ सीता। तो कोई बिल्कुल मैं कोई कॉन्वेंट से पढ़ी नहीं हूँ, पर मेरे में कोई भी भाषा का न्यूनगंड मुझ में नहीं आया। इंग्लैंड भी गई तो पहले 6 महीने मैं फेल हुई, क्योंकि ब्रिटिश माहौल में पढ़ना आसान नहीं था। हम सब में एक नन्ही परी, एक नन्ही बालिका, एक छोटी लड़की होती है। जब हम बड़े होते हैं, घर में काम करते करते, एक बहू के रूप में, एक माता के रूप में बच्चों को बड़े करते करते ये सब भूल जाते हैं और बिल्कुल ऐसे बन जाता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। तो नहीं, अपने अंदर की उस छोटी नन्ही सी परी को आप जगाइए, और आपके अंदर वो छलांग मारने की क्षमताएं जो है, जिसको कहती हूँ मैं कि दिल है छोटा सा, तो उस छोटे से दिल में आप बिल्कुल अपने अरमानों को, अपने सपनों को इतना बड़ा कीजिए, इतने बड़े आगाज में कि आपके अंदर आपको डांस करना है, आपको गाड़ी चलाना है, आपने जीन्स नहीं पहनी, आपको कोई मूवी देखनी है, आपको घूमना है, बिल्कुल उस छोटी लड़की को बाहर निकालिए और बिल्कुल सपनों की दुनिया में आप सपनों की दुनिया की सौदागर बन सकती है, और उस छोटी लड़की के साथ न्याय कीजिए। तो हम माताओं का ये संस्कार है, ये परम कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों को ऐसी तालीम दें कि वो देश के लिए मर मिटने के तैयार हो जाए, और हम माताएं ही बखूबी इस अखंड भारत माता की सेवा कर सकते हैं। तो बहनों, बिल्कुल रुकिए मत। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में कुछ कर गुजरने की आशा। तो बस उठ खड़े हो जाइए। गांव हो, कोई भी गली हो, कुछ भी हो, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी ठान के, बिल्कुल उस जज्बे के साथ करिए और उठिए और अपनी मशाल खुद जलाइए। देखिए, सारी कायनात एक हो जाएगी आपका सपना पूरे करने के लिए। जय हिंद।